बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड हम इस चैप्टर को नेशनल करिकुलम ऑफ केमिस्ट्री 2006 के अकॉर्डिंगली कवर करेंगे। फॉर दैट पर्पज़ मैंने नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसको मेन टेक्स्ट बुक यूज़ किया है और केपी के बुक से और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। वी विल कवर दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू SLOs, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो 5 हैं। मीन्स कि इस चैप्टर में हम 5 मेजर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ पीरियड 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम कंसेप्चुअल लिंकेजेस को देखें, मींस कि हमारे कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्डअप होने चाहिए, तो हम इस चैप्टर 13 को इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। तो 9th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स, ग्रुप्स और उनकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो अगर आपको वो 9th क्लास के जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था कि हम वर्टिकल कॉलम्स को जो है वो ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ को पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, देन थर्ड से लेकर 8 तक ये ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, देन ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनके मिडल में हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एट दी एंड हमारे पास जो है वो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा बहुत है तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले पीरियड 3 एलिमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, थॉट ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ दुआ। मीन्स कि दुआ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और आप बीइंग अ स्टूडेंट जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आपने जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो भी आप हमें जो भी नॉलेज दें वो हमें फ़ायदा पहुंचाए, हमें ऐसा नॉलेज अता करें जो हमें फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है। मीन्स कि हमने हर अपने लाइफ में हर स्टेप पे जो है वो अल्लाह ताला से मदद मांगनी होती है। तो आप बीइंग अ स्टूडेंट जब भी पढ़ाई के लिए बैठें तो आपने ये दुआ पढ़नी है। ये एक कुरानिक दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है। माई लॉर्ड इंक्रीज़ में इन नॉलेज, यानी मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो आप जब अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएंगे और आपको ऐसा इल्म अता फरमाएंगे कि जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। मींस के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको नंबरों की फॉर्म में जो है वो काउंट करते हैं कि भाई नंबर पूरे आ रहे हैं तो मतलब ये ठीक बात चल रही है, पूरे 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 100% मार्क्स आ रहे हैं तो ये अच्छी बात हो रही है। और अगर 80% आ गए, 60% आ गए, 70% आ गए तो ये तो बहुत ही गलत हो गया, ठीक है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना। आपने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि हमारे हमारे जो भी इल्म हमें मिल रहा है, ऑल्दो कि अगर हम बिल्कुल टॉप नहीं भी कर रहे हैं, 100% नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, तो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो उससे हमारी लाइफ में आसानी होनी चाहिए, ठीक है। हमारी लाइफ में आसानी हो और हम जो है वो आगे दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वाले बन जाएं, ठीक है। तो एक और दुआ है, वो भी आप जो है वो अपने एक पेज पे लिख के अपने रूम में आप लगा सकते हैं ताकि बार बार आपकी नज़र पड़ती रहे और आप पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर नॉलेज दैट इज़ बेनिफिट, ठीक है। यानी जो फ़ायदा मंद इल्म है उसके लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ या सवाल करती हूँ। इसी दुआ के साथ हम जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, पीरियड 3 जो सोडियम से आर्गॉन तक है तो उसमें सबसे पहले आप उसकी स्कीम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जो है वो हमें केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो अगर
आपको ये आदत नहीं है स्कीम ड्रॉ करने की तो आदत डाल लें, ठीक है। स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स तो मस्ट स्कीम के थ्रू ही काम करेंगे, तो उनको माइंड में जो है वो रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड में रह सकेंगी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीरियड 3 के बारे में एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में हमने देखें 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, मतलब हमने एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखनी है, मींस के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, ठीक है, एटम के अंदर। देन हमने देखना है कि ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, यानी हम सोडियम टू आर्गॉन जब पीरियड में मूव करेंगे तो उसमें एटम का रेडियस जो है वो किस तरह से चेंज आ रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है। देन हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है और देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आ जाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, उसमें आपने 2 चीज़ें देखनी है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि जब भी आपके पास ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो अगर आप उनके ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मींस कि आप उसको करंट अप्लाई करेंगे इन एलिमेंट्स को, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो कोई केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिजिकल चेंज आ सकता है लेकिन केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। और वो क्या किस तरह का आगे से रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। मींस कि हम अगर इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करें तो वो जो मटीरियल है जो इन सोडियम से लेकर आर्गॉन तक जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनसे बना हुआ जो मटेरियल है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा और क्या ट्रेंड होगा। देन हम इनको हीट करेंगे अगर, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। और या किसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम हैं और किनको इजीली मेल्ट किया जा सकता है या बॉयल किया जा सकता है, या जो है वो हाई एनर्जी पर मेल्ट या बॉयल होंगे। देन आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हमने इन्हीं एलिमेंट्स को, सोडियम से आर्गॉन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को इनका रिएक्शन देखना है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ, ओके। तो स्टूडेंट्स ये स्कीम मस्ट आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है, जिसमें आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आपने नोट्स मेकिंग स्टार्ट करनी है, ओके। ये पीरियड 3 की स्कीम है। इसी तरह जब हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स 2, 4 और 7 एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले हम उसकी स्कीम ड्रॉ कर लिया करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। ये 4 हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास है The electronic configuration of an element describes how electrons are distributed in atomic orbitals, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें यही चीज़ बताती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में देखें ऑर्बिट नहीं लिखा हुआ, ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है, मींस कि ये यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट्स भी फर्दर ऑर्बिटल्स में जो है वो एस पी डी इनमें जो है वो डिवाइड होते हैं। तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए हैं ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है। दिस पीरियड कंटेन्स फॉलोइंग एलिमेंट्स: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। तो स्टूडेंट्स ये देखें डिफरेंट कलर्स मैंने लिखे हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। पहले 3 जो है वो मेटल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। देन हमारे पास ये सेमी मेटल आ जाती है, या आप इसको मेटोलाइड्स भी कह सकते हैं, यानी इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिलिकॉन में। देन फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये नॉन मेटल्स हैं, और आर्गॉन जो है वो नोबल गैस है, ओके। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। इन पीरियड 3 द वैलेंस ऑर्बिटल्स आर 3s एंड 3p। ये कैसे हमें पता चला कि इसमें वैलेंस ऑर्बिटल्स का मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो किस में रिजाइड कर रहे हैं, 3s और 3p में रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ये जो 3 है और ये 3 है, ये हमें बता रहा है कि हम पीरियड 3 की बात कर रहे हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले सोडियम है, देखें इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये जो हम लिख रहे हैं s, ठीक है, ये लिख रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमने ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है, इसके अलग से वीडियो भी अपलोड हो गई है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं है या उनको दोबारा से इसको रिवाइज़ करना है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, और उसको मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 में आया है, ठीक है, S में आया है, 3s में आ रहा है।
फिर अब मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो लास्ट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 3s में आ रहे हैं। इसी तरह 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से पूरे हो रहे हैं। और इसी में ये देखें जो 1s2, 2s2 और 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये बेसिकली हमारे पास नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट शेल हो जाता है, वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड एटॉमिक प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो इसको हम इस तरीके से शेप में हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, अगर वो लिखते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, तो वो यहाँ से काउंट करें, यहाँ से, ठीक है, इधर से नहीं काउंट करना, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से काउंट करना है। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन हो गई है। और एटॉमिक रेडियस को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट्स जो हैं वो हम नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब के हम एटम के रेडियस को मेजर करने की बात कर रहे हैं तो एक एटम इतना स्मॉल इन साइज होता है ना, साइज में इतना छोटा होता है कि एक इंडिविजुअल एटम का साइज जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। एक एटम जो है वो बहुत स्मॉल इन साइज होता है, तो उसका अगर हम साइज फाइंड आउट नहीं कर सकते तो फिर हमने क्या करना है, उसको हम बॉन्ड की फॉर्म में, जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, अब बॉन्ड की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो उस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म में हम उसका जाके जो है वो फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हमारे पास यहाँ पर देखें रेडियस की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। कोवेलेंट रेडियस, नंबर 2 आयनिक रेडियस, नंबर 3 मेटालिक रेडियस या वंडर वॉल रेडियस। तो ये 4 टाइप्स के रेडियस होते हैं। अब एक ही एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल एक ही एलिमेंट है, हम अगर सोडियम की बात करें, एक ही एलिमेंट है, उसका कोवेलेंट रेडियस जो है वो डिफरेंट होगा, आयनिक रेडियस डिफरेंट होगा, मेटालिक रेडियस डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से यानी वो रेडियस डिपेंड करेगा कि किस किस्म का बॉन्ड बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रेडियस कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर देखें कोवेलेंट रेडियस का क्या मतलब है। वैसे भी हमें पता है कोवेलेंट का मतलब है कि जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक है, तो ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो अब इसमें हमारे पास देखें इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, तो दो न्यूक्लियाई के का जो डिस्टेंस है वो यानी डायमीटर का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है और उसको फिर जो है वो हम डिवाइड करते हैं 2 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है 160 पिकोमीटर कैलकुलेट हुआ है। कोई भी जर्नल एक्स एलिमेंट लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक्स एलिमेंट लिया गया है और उसका जो है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में उसका जो है रेडियस कैलकुलेट किया गया। देन उसी एक्स एलिमेंट को अगर हम आयनिक फॉर्म में किसी दूसरे एनाइन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, तो आप देखिए उसका आपको देखने से ही पता चल रहा है कि उसका साइज जो है वो डिक्रीज कर गया। मीन्स कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कैटाइन में कन्वर्ट होता है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका पेरेंट एटम से जो है वो साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका साइज़ जो है वो एनाइन का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा पेरेंट एटम से, ठीक है। ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसी के अकॉर्डिंगली उसका रेडियस भी डिफरेंट होगा, ठीक है। देन आप आ जाते हैं मेटालिक रेडियस की तरफ, यानी मेटल के एटम्स हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम मेटल में एक मेटल का एटम दूसरे एटम के साथ, यानी सोडियम के एटम्स आपस में इस तरह से क्लोजली पैक हुए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देख लें 2 न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है उसको जब हम 2 में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है मेटालिक रेडियस। तो यहाँ पर मेटालिक रेडियस 180 है। देख लें यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस 160 था और यहाँ पर मेटालिक रेडियस 180 है। तो वो हमें देखने से भी लग रहा है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग की वजह से डिस्टेंस कम हो गया और यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस में फर्स्ट ईयर में आपने वंडर वॉल जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पढ़ी हुई हैं, यानी
ये प्रॉपरली बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास वंडर वॉल रेडियस, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कुछ टाइम के लिए जो हमारे पास बनती हैं, ठीक है, बॉन्ड्स बनते हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं। वंडरवॉल फोर्सेस आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ ली हुई थी। यहाँ पर देखें वंडरवॉल फोर्सेस के लिए, सॉरी वंडरवॉल रेडियस के लिए देखें दो एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोज मींस आए हुए तो हैं, लेकिन जो है वंडरवॉल फोर्स से क्लोजली स्पेस तो हैं, लेकिन आपस में जो है वो यहाँ पर बॉन्ड नहीं, बाउंड्रीज उनकी टच नहीं हो रही, जैसे कि हमारे पास मेटालिक बॉन्ड में हो रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वंडरवॉल रेडियस विल बी लिटिल बिट हायर, ठीक है, वो थोड़ा सा और ही लार्जर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये डायग्राम शो कर रही है कि एटॉमिक रेडियसेस जो हैं वो सोडियम से आर्गॉन तक जो है वो कैलकुलेट किए गए हैं। अब ये जो फिगर है वो किस बेस पे बनाई गई है? मेटालिक रेडियाई फॉर सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि ये मेटल्स थे। देन कोवेलेंट रेडियाई फॉर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इनके कोवेलेंट रेडियाई फाइंड आउट किए गए हैं। एंड एट दी एंड आर्गॉन का जो है वो क्या वंडर वॉल रेडियस कैलकुलेट किया गया है, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड। ओके तो अब यहाँ पर आपको जब कैलकुलेट किया गया तो एक ट्रेंड भी सामने नज़र आ रहा है कि सोडियम से क्लोरीन तक जो है वो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है क्लोरीन तक, ठीक है। आर्गॉन का एक अलग केस है, डिफरेंट है यहाँ पर। तो हम कंपैरिजन में जो है वो आर्गॉन को कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ तक क्लोरीन तक जो है वो ट्रेंड बताएंगे कि सोडियम टू क्लोरीन जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है, और उसकी रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं, और एट दी एंड हम आर्गॉन को देख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, एन एटम हैव, देन शील्डिंग इफेक्ट है जो इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। मीन्स के हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास थर्ड पीरियड है, ठीक है। तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज़ करते जाएंगे, प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो जितना जितना प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। अब इफेक्टिव का वर्ड जो यूज़ हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो है सोडियम से जब हम आर्गॉन की तरफ मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज करता है। और यहाँ पर हम शील्डिंग इफेक्ट को भी देख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट कौन कर रहे हैं, जो इनर शेल्स है ना उनके अंदर 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द पीरियड। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है। ये तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसको आपने लिखना कैसे है ट्रेंड को, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम वैलेंस शेल इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, पुलिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नियर टू द न्यूक्लियस। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिस तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आप कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट को यहाँ पर बताने की क्या जरूरत है, लेकिन देखें अगर शील्डिंग इफेक्ट का ज़रूर बताना होगा, क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो भी जो है वो साइज़ कम नहीं होगा। शील्डिंग इफेक्ट का बताना पड़ेगा कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है और जिसकी वजह से अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करे जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली पुल कर पा रहा है और एटम का साइज श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, इसको ज़रूर मेंशन करना है, ओके। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हम देख लेते हैं जो एक्सेप्शन हमने देखी है कि द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेज इज लार्जर देन दैट ऑफ द प्रीसीडिंग हैलोजेंस ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है। जैसे कि हमने ये देखा कि आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम मूव कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड 3 तो आर्गॉन का जो साइज़ है वो जो है वो प्रीसीडिंग हैलोजन से ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो अब इसमें आ जाता है हमारे पास कि जो आर्गॉन है ना उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो लार्जर है देन प्रीसीडिंग हैलोजन।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स यूज़ की थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। अब इफेक्टिव का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अपनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, तो वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपनी जो फुल न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की, वो नहीं वहाँ पर उसके ऊपर अफेक्ट कर पाता, उससे उसको अट्रैक्ट कर पाता। तो उसकी वजह से उसकी जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जो सिर्फ उसको अफेक्ट कर पाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको नंबरिंग में कहें तो अगर हमारे पास 11 प्रोटॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस, तो उनकी वजह से जो है वो हमारे पास जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बन रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रास्ते में आकर उसको हर्डल क्रिएट करते हैं, और वो बिल्कुल माइनर सी जो है हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जर्ट कर पाता है। ओके, यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इस एटॉमिक प्रॉपर्टी में से जो है वो रेडियस के अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है कि व्हाई द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। तो ये इसको आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना है। एज कैटाइन्स हैव लेसर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैटाइन्स कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने के बाद। वाइल देयर न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, सो द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स are held more tightly by the protons in the nucleus and thus their radii are smaller than their parent atoms। तो इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ भी करना है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल पेरेंट एटम है, और ये देखें पॉजिटिव चार्ज के साथ कि इसका जो है वो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई द साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। तो इसको आपने इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। In anions, the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons। ठीक है, यानी ऑलरेडी वैलेंस जो भी एटम होगा उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एक या जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाएंगी। ठीक है, एंड अ डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अब उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कम हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। That's why, so the valence electrons are held weakly by the protons in the nucleus and thus their radii are greater than parent atoms। और इसको इस तरीके से आपने एनाइन बना के शो भी करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।